हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड। फ्लूइड चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। अगर हम डायनेमिक्स की बात करें, अगर स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। लेट सपोज हमारे पास में कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर फिल्ड है या कोई फ्लूइड फिल्ड है, करेक्ट। तो इस टाइम पर अगर मैं इस फ्लूइड को देखूं विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, वो रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर 0 है, तो स्टैटिक्स का केस होगा, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं इसको एक ट्रक पर रख दूं, लेट सपोज एक ट्रक पर रख देता हूं, इस कंटेनर को ट्रक पर रख लेते हैं इसको। ये पिक्चर ले लेते हैं यहाँ पर। सो इसको एक ट्रक पर हम लोग रख लेते हैं। सो ये जो केस है हमारा, ये किसके अंडर आएगा? ये भी आएगा हमारा स्टैटिक्स के अंदर ही। ऐसा क्यों है, क्यों स्टैटिक्स के अंदर आएगा? लेट सपोज इसमें भी फ्लूइड फील्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो ये जो हमारा केस है वो किसके अंदर आएगा? वो हमारा आएगा अंडर द फ्लूइड स्टैटिक्स, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर देखना है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। भले ही ये ट्रक मूव कर रहा है, लेकिन फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर कैसा है? अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, देन इट इज अगेन 0। सो केस नंबर 1 में, करेक्ट, एंड केस 2, दोनों ही केस में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर वो 0 थी। तो ये दोनों ही हमारे स्टैटिक्स के केस होंगे। अब डायनेमिक्स की बात करते हैं, करेक्ट। डायनेमिक्स की बात करते हैं, डायनेमिक्स में क्या होगा देखो। डायनेमिक्स की बात करते हैं देखो, डायनेमिक्स में कौन से केस हम लोग लेंगे। जैसे लेट सपोज एक पाइप ले लेते हैं, करेक्ट। एक पाइप ले लिया, उस पाइप में से कुछ फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अगर आप इस केस को ध्यान दो, इस केस में क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है वो उस पाइप के अंदर मूव कर रहा है ना। तो अगर मैं इसमें वेलोसिटी निकालूं, अगर मैं इसमें वेलोसिटी निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, तो ये 0 नहीं होगी। सो राइट नाउ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर इज नॉट 0, करेक्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर हमें देखना है कंटेनर क्या हो रहा है, इट इज मूविंग, तो डायनेमिक्स का पार्ट होगा। और अगर वो स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, देन इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक्स। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें कौन सा केस स्टैटिक्स में लेना है और कौन सा केस डायनेमिक्स लेना है। अगर फ्लूइड रुका हुआ है with respect to container, then it is a part of statics, correct, and it is moving, then it is a part of dynamics, correct। तो हमें कैसे देखना है? विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। आप यहाँ पर नोट लिख सकते हो, हमें देखना है विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, करेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, करेक्ट। अगर विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड 0 है, देन इट इज द स्टैटिक्स, एंड अगर 0 नहीं है, देन इट इज द पार्ट ऑफ डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स को। सो डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ये हमें मालूम है। डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम, बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, ऐसा यूनिट की, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, मास को केजी से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम को मीटर क्यूब से। सो दिस इज द एसआई यूनिट। अब इसमें कुछ केसेस है, जैसे कि डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड। केस नंबर 1 क्या है हमारे पास में? व्हेन द मासेस ऑफ फ्लूइड आर सेम, करेक्ट। हमें दो फ्लूइड को मिक्स करना है और उनका मास सेम देना है, करेक्ट। तो अगर हम मिक्स करते हैं सेम मास को लेकर के, तो जो मिक्सचर आएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? तो लेट सपोज ये हो गया हमारा फ्लूइड 1, मास m1 इक्वल टू m, करेक्ट।
वॉल्यूम V1 इक्वल टू V1, वॉल्यूम अलग अलग होगा, मास सेम होगा, इसलिए मैंने m ही लिया है यहाँ पर। और डेंसिटी की बात करें तो ρ1 इक्वल टू ρ1। अब फ्लूइड 2 की बात करते हैं। फ्लूइड 2 में क्या हो रहा है? फ्लूइड 2 में मास ऑफ द सेकंड फ्लूइड इज m, क्योंकि हमें सेम मास लेकर काम करना है, अभी सेम मास करना है। तो वॉल्यूम सेकंड फ्लूइड का V2 हो जाएगा, करेक्ट। एंड डेंसिटी ρ2 इक्वल टू ρ2। सेकंड फ्लूइड की डेंसिटी हमने ρ2 ले ली। अब हमें मिक्स करना है इनको, तो मिक्स कर लेते हैं, करेक्ट। तो लेट्स सपोज डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर है हमारी रो m, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। क्या पता है मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला? अगर मैं डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास क्या होगा? m1 प्लस m2। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? v1 प्लस v2। सो व्हाट इज द m1? m1 देखो क्या होगा? m1 होगा m। व्हाट इज द m2? इट इज अगेन m। व्हाट इज द v1? देखो v1 क्या लिखेंगे हम लोग? हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, राइट। अब यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो मास तो सेम है, तो क्या मैं v1 को लिख सकता हूँ m बाय रो? ऐसे ही मैं v2 को क्या यहाँ से लिख सकता हूँ m बाय रो2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरा m बाय रो1 प्लस m बाय रो2। अब इसमें m प्लस m हो जाएगा 2m, और ये m रो1 प्लस m रो2। अब सारे के सारे m एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऑलराइट एवरीवन, तो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड व्हाट वी विल गेट हियर, देखो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू 2 रो1 रो2 डिवाइडेड बाय रो1 प्लस रो2। तो अगर दो फ्लूइड लिए जाए, उसके सेम मासेस को मिक्स किया जाए, तो जो मिक्सचर होगा उसकी जो डेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला होगा 2 रो1 रो2 बाय रो1 प्लस रो2। ऑलराइट, ये हमारी मिक्सचर की डेंसिटी होगी यहाँ पर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में दो फ्लूइड है ना, एक की डेंसिटी है 2 यूनिट और सेकंड जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है 3 यूनिट। हमसे पूछा गया मिक्सचर की डेंसिटी क्या हो, और कंडीशन ये दिया मास सेम मिक्स करना है, m1 इक्वल टू m2 हमें सेम रखना है, ये कंडीशन दिया है। सो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू 2 रो1 रो2 बाय रो1 प्लस रो2। सो 2 रो1 की वैल्यू 2, रो2 की वैल्यू 3, 2 प्लस 3 इट इज 5, करेक्ट। तो कितना रहा है? 12 बाय 5 यूनिट। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, करेक्ट। तो अगर दो फ्लूइड लिए जाए, उनका सेम मास मिक्स किया जाए, तो जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी वो हम 2 रो1 रो2 बाय रो1 प्लस रो2 से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड आर सेम। तो अब हमें वॉल्यूम को सेम रखना है, तो अब क्या होगा? तो फिर से वही काम, फ्लूइड 1, करेक्ट। फ्लूइड 1 की बात करें तो फ्लूइड 1 की अगर बात की जाए तो डेंसिटी रो1, करेक्ट। वॉल्यूम v ले लेते हैं एंड मास हो गया हमारा m1, करेक्ट। फ्लूइड 2 की बात करते हैं, डेंसिटी रो2, वॉल्यूम v एंड मास m2, करेक्ट। अब मिक्सचर को लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इट इज टोटल मास मींस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो व्हाट इज द m1? देखो इस बार हमने क्या किया, वॉल्यूम को सेम अमाउंट में मिक्स किया। क्या मैं डेंसिटी को लिख सकता हूँ रो1 इक्वल टू m1 बाय v? क्या मैं रो2 को लिख सकता हूँ m2 बाय v? करेक्ट। सो व्हाट इज द m1? m1 इज रो1 v। व्हाट इज द m2? इट इज रो2 v डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। वॉल्यूम सेम है तो क्या मैं इसे 2v लिख दूं? अब देखो क्या होगा, सारे v एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे,
तो फाइनली हमारे पास में क्या है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर दो फ्लूइड लिए जाए और उनका सेम वॉल्यूम मिक्स किया जाए तो मिक्सचर की जो डेंसिटी होती है वो होती है ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो ये केस भी आपको याद रखना है। इसमें भी कैसा क्वेश्चन हो सकता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। दोबारा से वही ρ1 इक्वल टू 2 यूनिट, ρ2 इक्वल टू 3 यूनिट, करेक्ट, एंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछा गया है। कंडीशन वॉल्यूम सेम रखना है, v1 इक्वल टू v2। तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द ρ1 हियर, ρ1 हो जाएगा 2 यूनिट, व्हाट इज द ρ2 हियर, इट इज 3 यूनिट डिवाइडेड बाय 2। सो 5 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 2.5 यूनिट। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। सो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमारी आएगी 2.5 यूनिट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर सेम वॉल्यूम में मिक्स किया जाए तो ρ1 प्लस ρ2 बाय 2 हो जाएगा, एंड सेम मास किया जाएगा तो होगा 2 ρ1 ρ2 बाय, करेक्ट, 2 ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। So what is the definition of the specific gravity? It is the ratio of the density of the substance to that the standard substance। तो standard substance में हमने किस लिया, water को लिया गया है, करेक्ट, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस के रूप में, और वो लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, करेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जिसकी हमें निकालनी है उसको लेना है, और नीचे डेंसिटी ऑफ द वाटर से डिवाइड कर देना, देन यू विल गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे मान लो कि मुझे मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी तो पता ही है, वो कितनी होती है, वो होती है 1000, होती है 13,600 kg per meter cube। So density of the mercury is what it is, 13,600 kg per meter cube, correct। और बात करें हम लोग डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1000 ही रहेगी, और हर बार हमें 1000 से ही डिवाइड करना है। So now the specific gravity of Hg equal to what? It is the rho Hg divided by rho W। दोनों को डिवाइड करो, सो कितना मिलेगा, रो एच जी कितना है 13,600 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है ये हमें मिलेगा यहाँ पर इक्वल टू 13.6। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा यूनिट लेस हमारा, यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस आल्सो, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस की निकाल सकते हैं। जैसे ऑयल की निकाल रहे हैं, ऑयल की डेंसिटी 900 के अप्रोक्स कुछ होती है, 1000 से डिवाइड करते हो तो 0.9 आ जाएगी। एयर की डेंसिटी 1.2 होती है, उसे 1000 से डिवाइड कर दो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एयर आ जाएगी। तो किसी भी फ्लूइड की अगर हमें निकालना है तो उस फ्लूइड की डेंसिटी से उस फ्लूइड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देना है, और वाटर की डेंसिटी हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी होती है। तो मान लो कि हमें दी हुई है एक सब्सटेंस है, करेक्ट, एक्स, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है लेट्स सपोज 0.85। अब मुझे डेंसिटी की जरूरत है, तो मैं डेंसिटी निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं डेंसिटी के निकालने के लिए उस डेंसिटी ऑफ द एक्स सब्सटेंस अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो 0.85 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो आपको 850 मिल जाएगा, and this is the density of that X substance, correct। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है और डेंसिटी की जरूरत है तो हमें क्या करना है, जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्रेशर। सो अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया
ओवर विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज द प्रेशर। तो ये हमारी प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। प्रेशर इक्वल टू हमें पता है इट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये इसकी यूनिट हो जाएगी एसआई। फिर इसको हम पास्कल में भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। सो हमने जो मोस्टली हमें यूज करना है इस चैप्टर में, वो यूज करेंगे एटमॉस्फेरिक गॉस प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, करेक्ट। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सभी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर को। तो सबसे पहला हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल एंड एवरेज वैल्यू इज 101,325 पास्कल। ये एवरेज वैल्यू एट द सी लेवल। इसका मतलब क्या निकल रहा है? जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, करेक्ट, और अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये तो हमें मालूम ही है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। और चारों तरफ एयर है, एटमॉस्फेयर का मतलब एयर है चारों तरफ, करेक्ट। और इसकी कुछ हाइट h भी होगी। तो लेट्स सपोज इसकी जो हाइट है h है, करेक्ट, और डेंसिटी ऑफ एयर हो गई है रो ए। अप्रोक्स वैल्यू वैसे हम लोग 1.2 kg पर मीटर क्यूब ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू 1.2 kg पर मीटर क्यूब। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। तो ये जो एयर है चारों तरफ अर्थ के, वो फोर्स लगाएगी अर्थ की सरफेस के ऊपर, करेक्ट। वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी और उस प्रेशर का फॉर्मूला होता है, करेक्ट, रो जी एच, डेंसिटी ऑफ एयर, करेक्ट, जी, एंड हाइट। इस फॉर्मूले से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हो रो जी एच से, करेक्ट। आप यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर पुट करोगे, जी करोगे, और हाइट ऑफ द जो भी एटमॉस्फेयर है ना, वो रख दोगे आप। रखने के बाद में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, सारी वैल्यू रखते हो, तो ये जो अप्रोक्स वैल्यू आपको मिलती है, जो एवरेज वैल्यू आपको मिलती है, वो होती है 101,325 पास्कल। और ये जो हम हाइट मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सी लेवल से करेंगे। सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं, क्योंकि सभी जगह पर जो, मतलब हम बोल सकते हैं सर्कल तो है नहीं है कि सभी जगह से हाइट सेम ही होगी, है ना। तो हम लोग कहाँ से लेंगे? सी लेवल से इसको लेते हैं, एंड इस फॉर्मूले से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से है? ये एयर की वजह से, जो अर्थ के चारों तरफ है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स ने बाइंड करके रखा हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट है गॉस प्रेशर। गॉस प्रेशर की डेफिनेशन, गॉस प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम गॉस प्रेशर मेजर करते हैं या लिखते हैं, तो उसे एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर को हमने रेफरेंस की तरह यूज किया हुआ है, करेक्ट। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब इससे ज्यादा प्रेशर होगा तो पॉजिटिव गॉस प्रेशर हो गया, है ना। इससे ज्यादा प्रेशर पॉजिटिव गॉस हो गया, और अगर इससे कम है एटमॉस्फेरिक से, तो नेगेटिव गॉस प्रेशर हो गया। बोलो ये चीज क्लियर है? सो गॉस प्रेशर इज द प्रेशर मेजर रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज पॉजिटिव for the pressure that exceed atmospheric pressure and negative for the pressure that fall below it। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है किसी भी जगह का, तो हम उसे पॉजिटिव गॉस प्रेशर बोलेंगे, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है किसी जगह पर, तो उसे हम लोग नेगेटिव गॉस प्रेशर बोलेंगे, करेक्ट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेट सपोज मैंने टायर का प्रेशर मैं मेजर कर रहा हूँ, तो टायर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। टायर के अंदर का प्रेशर की बात कर रहा हूँ, जब एयर फिल्ड कर दी, तो वहां पर जितना भी ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर से, जितना भी ज्यादा प्रेशर होगा, उसे हम गॉज प्रेशर बोलेंगे, और उसे पॉजिटिव गॉज बोलेंगे क्योंकि वो ज्यादा है। अब मैंने किसी चीज पर, किसी जगह पर प्रेशर मेजर किया और वहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम है, तो उसे मैं नेगेटिव गॉज प्रेशर बोलूंगा, और जितना कम है उतना वहां पर गॉज प्रेशर होगा। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज व्हाट? इट इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर को आप लिख सकते हो
इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर, दोनों का समीशन है। एटमॉस्फेरिक प्लस गॉस को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना, जो भी पूछा गया है, आपको एटमॉस्फेरिक पूछा है तो एटमॉस्फेरिक बताना है, गॉस पूछा है तो गॉस बताना है, और अगर एब्सोल्यूट पूछा गया है तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है उस जगह पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर एट द डेप्थ। तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर में एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, करेक्ट, जिसमें वाटर फिल्ड है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर मैं एच जितना नीचे जाऊं सरफेस से, ये वाटर सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इससे अगर एच जितना नीचे जाए तो कितना प्रेशर चेंज हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास में कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल्ड है, वाटर फिल्ड है। हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पर इमेजिन किया हुआ है। तो हम लोग एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन करेंगे इसके अंदर, जिसकी हाइट h है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है a, करेक्ट। डेंसिटी इस फ्लूइड की रो है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं h जितना नीचे जाता हूँ, करेक्ट, h जितना नीचे जाऊंगा तो प्रेशर में कितना वेरिएशन आएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो लेट्स सपोज जो अपर सरफेस है, यहाँ पर प्रेशर है P1, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, करेक्ट, P0, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो है P2। बोले ये भी क्लियर हो रही है आपको? तो यहाँ पर हमारा P हो गया, अब P0 इक्वल टू P1 बोल देते हैं, और P2 इक्वल टू P2 है हमारा। ठीक है, ये क्लियर है। अब सरफेस से हम एच जितना नीचे जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं ये यहाँ पर ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि अगर मैं एच जितना नीचे जाऊं तो प्रेशर में कितना वेरिएशन आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। जब मैंने इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड से फिल्ड है उसके अंदर इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन किया, तो ये जो सिलेंडर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इस सिलेंडर पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो 0 लग रहा होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। ये चीज आपको क्लियर है? अगर नेट फोर्स इस पर 0 लग रहा है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है? देखो, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0, एरिया है A। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो है P0 इंटू A। नीचे से अगर बात करूं तो नीचे से मैं लिख सकता हूँ फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर, उसे बोल देते हैं हम लोग, ये हो गया F1 ऊपर से लगा, F2 नीचे से लगा, और ये फोर्स की वैल्यू जो है P2 इंटू A। इस इमेजिनरी सिलेंडर का मास लेट्स सपोज m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ होगा। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो नीचे लगने वाले फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होने चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ P0 A प्लस mg, ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, एंड P2 A ये ऊपर की तरफ लग रहा है। P2 A फोर्स हो गया P2 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करें? देखो इसके बाद में क्या करो, इसके बाद में इस P0 A को इधर भेजते हैं हम लोग। P2 की वैल्यू मैं P ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, P2 की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ, ठीक है। तो P2 की वैल्यू P ले लूंगा, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर दूंगा इसको, और P0 को इधर लेकर आते हैं, तो हमारे पास हो जाए P2 A माइनस P0 A इक्वल टू mg। अब उसके बाद में क्या करना है, P2 की जगह P रखना है तो P रख दो, ठीक है। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम, सो व्हाट इज द मास, इट इज डेंसिटी टू वॉल्यूम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम हियर, वॉल्यूम क्या होगा, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया A है एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर h है, तो क्या मैं वॉल्यूम को A टू H लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसका जो मास है वो रो ए एच जितना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पी ए माइनस P0 A, मास की जगह पर रखूंगा यहाँ पर रो ए एच इंटू जी। अब क्या करें, देखो अब ए सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर P इक्वल टू P0 प्लस रो ए जी। मैंने P0 को भी इधर भेज दिया, माइनस P0 को प्लस हो जाएगा।
सो ये पी नॉट क्या है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। जो पी है दिस इज व्हाट, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट प्रेशर इज व्हाट, इट द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर एंड जो आपको रोज ही, अच्छा यहाँ पर ए कैंसिल आउट हो गया तो एच बच रहा है, यहाँ पर तो एच आएगा। तो यहाँ पर जो आपको रोजी एच दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है हमारा गॉज प्रेशर। तो हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है इट इज द समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। तो इस हिसाब से जो पी है वो हमारा एब्सोल्यूट, पी नॉट एटमॉस्फेरिक, एंड जो आपको रोजी एच दिख रहा है दिस इज द गॉज प्रेशर। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी, अगर मैं सरफेस से एच जितना नीचे जाता हूँ वो भी जी की डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो जो प्रेशर में चेंजेस आता है वो हमारा रो जी एच जितना होता है। बोलो क्लियर है सभी को? तो वो रो जी एच जितना होगा। अब ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसको देखते हैं हम लोग। अगर आपने इस रिजल्ट पे ध्यान दिया हो तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखो मान लो कि एक ट्यूब है, आप ऐसे इमेजिन कर लो एक ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फील्ड है, हमने एक ट्यूब इमेजिन कर ली और इस ट्यूब को हम लोग एसिलेट करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ए एसिलेशन से। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए ट्यूब के अंदर, 1 एंड 2, एसिलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, करेक्ट। और लेट्स सपोज ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो सेपरेशन है बिटवीन 2 पॉइंट्स वो है एल, करेक्ट। और एल हम लोग ले लेते हैं 100 मीटर, एसिलेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट है 100 मीटर, ठीक है, ये क्लियर है हमको। अब डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं, जो फ्लूइड इसके अंदर फिल्ड है इस ट्यूब के अंदर, उसकी डेंसिटी है लेट्स सपोज 1000, मतलब वाटर ही मान लो। एक लॉन्ग ट्यूब है 100 मीटर, मतलब होगी कुछ लंबी, इसमें 2 पॉइंट लिए तो 100 मीटर सेपरेशन है बिटवीन 2 पॉइंट्स, करेक्ट। तो लेंथ हो गई 100 मीटर, डेंसिटी हो गई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और ये जो ट्यूब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट सपोज मान लो कि इसकी कुछ लेंथ है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिए, इनके बीच का सेपरेशन 100 मीटर और इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। मुझे P1 पर प्रेशर पता है, मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि P1 पर प्रेशर है लेट सपोज 10⁵ पास्कल, ये मुझे बोला गया 10⁵ पास्कल है। अब मुझसे पूछा गया है कि सेकंड पॉइंट पर क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट पे मैं प्रेशर लिख सकता हूं P2 इक्वल टू P1 प्लस रो ए एल, ये मैं लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखूंगा, देखो P1 प्लस रो एल, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने जब P2 पे लिखा था प्रेशर तो मैंने P1 प्लस रो जी एच किया था, तब मैं जी की डायरेक्शन में नीचे गया था एच हाइट, अब मैं ए की डायरेक्शन में एल जितना आगे गया हूं, तो दोनों बातें सेम ही है। तो मतलब हमें वो हाइट लेनी है यहाँ पर जो हम जी की डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर एसिलेट इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो हम लोग कितना आगे गए, 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक हम लोग 100 मीटर लिख गए हैं, तो हम वो लेंगे यहाँ पर। तो ऐसे जा रहे तो रो जी एच एसिलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम रो ए एल ले सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, करेक्ट। सो पी टू इक्वल टू पी वन प्लस रो एल हो जाएगा हमारा। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर लो आप, P2 इक्वल टू P1 कितना है हमारा 10⁵, डेंसिटी है 10⁵, ए 10 और एल 100 मतलब 10⁵2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको प्रेशर एट द सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, ये मैंने कैसे लिखी गई है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब कंटेनर की हमने बात की थी तो कंटेनर में जी नीचे की तरफ था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन में हम एच जितना नीचे गए तो प्रेशर का वेरिएशन कितना है, रो जी एच जितना। अब मैं एसिलेशन की डायरेक्शन में एल जितना आगे गया तो प्रेशर का वेरिएशन कितना होगा, रो एल जितना, करेक्ट। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10⁵ प्लस 10⁶, करेक्ट। दोनों को ऐड करके वी विल गेट द आंसर। चलो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंटेनर इन द लिफ्ट। अब हमने क्या किया है, ये कंटेनर है जो कि वाटर से फिल्ड था
उसे लिफ्ट के अंदर रख दिया। तो इसमें हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। केस नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ एसिलेट करवाते हैं एंड हम देखना चाहते हैं कि प्रेशर में कितना वेरिएशन आएगा। करेक्ट, ऊपर की तरफ करवाओ। तो ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो गया पी नॉट, तो फोर्स कितना लगेगा पी नॉट इंटू ए। एरिया अभी भी ए ही है, इसका इमेजिनरी सिलेंडर का ए ही है। नीचे से हमारा फोर्स लगेगा, करेक्ट, प्रेशर P2 बोल देते हैं, तो P2 इक्वल टू P बोल देता हूं मैं, तो जब PA, करेक्ट, ये नीचे से फोर्स लगा, ऊपर से फोर्स P नॉट ए, नीचे से फोर्स PA। mg नीचे की तरफ है, अभी भी हाइट h ही है, इमेजिनरी, करेक्ट, सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन एरिया A है। सो इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस ये हो रहा है कि अब जो लिफ्ट है हमारी ए एसिलेशन से एसिलेट कर रही है, तो डेफिनेटली कंटेनर भी ए से एसिलेट करेगा और इमेजिनरी सिलेंडर भी ए से ऊपर जाएगा। अब मैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसिलेशन, है ना। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखो पी ए ऊपर की तरफ, पी नॉट ए माइनस एम जी नीचे की तरफ, तो ये हो गया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसिलेशन, करेक्ट। एम जी को इधर लेके जाओ और उसके बाद में ए को भी कॉमन ले लो, तो जब P माइनस पी नॉट इंटू ए इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, ऑल राइट, एम ए प्लस एम जी, ठीक है। अब क्या करें, देखो अब क्या करो, P माइनस पी नॉट इंटू ए, मास को भी कॉमन लो यहाँ पर, ए प्लस जी। मास को क्या लिख सकते हैं, वही काम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, so mass equal to density into volume. So what is the volume? It is A into H. This is the mass, rho AH. So P minus P naught into A, mass की जगह पर रखेंगे rho AH A plus G, करेक्ट। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो A से A को कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दिया हमने। सो हमें मिल रहा है P इक्वल टू P नॉट प्लस रो H A प्लस G, दिस इज द प्रेशर। और ये जो प्रेशर है ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज द गॉज प्रेशर, करेक्ट, ये हमारा गॉज प्रेशर होगा। तो अगर कंटेनर को लिफ्ट में रख दिया जाए और ऊपर की तरफ एयर एसिलेशन से एसिलेट कराया जाए, तो बॉटम पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, करेक्ट, अगर हम एच इतना नीचे जाते हैं तो एच इतना नीचे जाने पर सरफेस से जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस रो एच ए प्लस जी इतना होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं, एक और केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस 2 में क्या करना है, इस लिफ्ट को हम नीचे की तरफ एसिलेट करवा रहे हैं। अब इसको नीचे की तरफ एसिलेट करवाते हैं, बाकी की सारी चीजें सेम ही है, अभी भी हाइट एच ही है, करेक्ट। तो ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो होगा पी नॉट ए, नीचे से जो फोर्स लगेगा वो होगा पी ए, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग जाएगा, हाइट इसकी एच है, डेंसिटी फ्लूइड की रो होगी यहाँ पर, करेक्ट। सो यहाँ पर दोबारा से न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। सो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पी नॉट ए प्लस एम, ये डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में पी ए, सही है, पी ए इक्वल टू एम ए कर दो, सही है सब कुछ, है ना। सो इस पी ए को इधर भेजते हैं और इसको इधर लेकर आते हैं, तो जब पी ए माइनस पी नॉट ए एम जी माइनस एम ए, पी को हम ए को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो जब पी माइनस पी नॉट, यहाँ पर एम को कॉमन लेते हैं तो ये जो जी माइनस ए। अब दोबारा से वही कहानी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम,
तो डेंसिटी हो जाएगा हमारा, मास हमारा हो जाएगा रो ए एच। हाइट इसकी कितनी है, एच है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, बाकी सारी चीजें सेम है यहाँ पर, जी माइनस ए, और ये हो गया ए, पी माइनस पी नॉट। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ए एंड ए विल गेट कैंसल आउट। तो हमारे पास में यहाँ पर P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो एच G minus A. So what is the P here? P equal to P naught plus rho H G minus A. This is the P value. तो यहाँ पर जो प्रेशर हमारा होगा वो P नॉट प्लस रो एच जी माइनस ए जितना होगा, करेक्ट। तो ये कौन सा केस था, जब लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी। तो आई होप आपको ये केस भी क्लियर हुआ होगा, करेक्ट। अब इसी में एक और केस देख लेते हैं, फ्री फॉल का केस, केस नंबर 3। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ केस 3, यहीं पर कर देता हूँ। केस 3, करेक्ट। सो इस केस में क्या होगा, जो कंटेनर है, जो लिफ्ट है, वो फ्री फॉल कर रही है, मतलब जो उसका एसिलेशन है वो जी के बराबर हो जाएगा। तो एसिलेशन अगर जी के बराबर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर देखो मेरे पास में क्या है, P इक्वल टू पी नॉट प्लस, मतलब ये जो अब फॉल करेगी लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी वो जी एसिलेशन से जाएगी। आपको समझ में आ रहा है ना। ए इक्वल टू जी का मतलब क्या है कि जो एसिलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है जी की वजह से हो रहा है। जैसे मैं पेन को जस्ट ड्रॉप कर दूं यहाँ पर, तो इसका जो एसिलेशन होगा वो जी के बराबर होगा। तो दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल का केस है यहाँ पर, करेक्ट। ए इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू जी है यहाँ पर, रो एच। अब मैं ए इक्वल टू जी रखूंगा तो ये हो जाएगा जी माइनस जी, जी माइनस जी हो जाएगा 0, तो पी इक्वल टू पी नॉट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जितना प्रेशर, जैसे ये कंटेनर है हमारे पास में, इस कंटेनर को हम यहाँ ले लेते हैं, ओके। तो होगा क्या इसमें, जितना प्रेशर सरफेस पर है पी नॉट, उतना ही हर जगह पर होगा। यहाँ पर भी पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट, एवरीवेयर पी नॉट ही होगा प्रेशर, आप कहीं भी ले लो। तो जब फ्री फॉल करेगा, करेक्ट, तो उस केस में जो प्रेशर होगा इनसाइड द फ्लूइड एवरीवेयर इज सेम एंड इट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर जगह सेम होगा और हर जगह प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा फ्री फॉल के केस में। तो ये आपको तीनों केस क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर प्रेशर हमारा सेम रहेगा हर जगह पर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल एसिलेटेड फ्लूइड शेप ऑफ फ्री सरफेस, करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास में जैसे कि आपको दिख रहा है एक ट्रक है, करेक्ट, उसको एसिलेट करवाना है, हमको एसिलेट करवाते हैं उसको। और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले फ्लूइड फील्ड है यहाँ पर, ये हो गया फ्लूइड हमारा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये इसकी फ्री सरफेस है, ऊपर वाली जो टॉप सरफेस है, ये दिस इज द फ्री सरफेस। अभी ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा ट्रक भी कांस्टेंट वेलोसिटी से लेट सपोज मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करवाते हैं, ट्रक को एसिलेट करवाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ट्रक हमारा एसिलेट करता है तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम लोग इसे एसिलेट करवाते हैं, करेक्ट, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो फ्लूइड था इसके अंदर, उसकी जो फ्री सरफेस थी वो टिल्ट हो जाती है, ऐसा हम देखते हैं, कुछ ऐसी हो जाएगी, करेक्ट। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था या रुका हुआ था तो सरफेस हॉरिजॉन्टल थी, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये होगी सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल थी। बट जैसे इसको एसिलेट करवाते हैं वैसे सरफेस टिल्ट हो जाती है। अब हमें यही एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल होगा कितना। तो लेट्स सपोज ये जो एंगल है ये हमारा थीटा एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी इट एवरीवन। देखो हम लोग क्या करेंगे,
जो फ्री सरफेस है, ये हमारी फ्री सरफेस, ये हमारी फ्री सरफेस, करेक्ट। तो इस पर एक बॉल इमेजिन करो या फिर एक बॉल को पुट कर दो यहाँ पर एक बॉल रख देते हैं, करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं ये जो बॉल है अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगी, ये जहां पर है वहीं रहेगी। जो फ्री सरफेस है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो एक नोट, करेक्ट। नेट फोर्स ऑन फ्री सरफेस इज 0, नेट फोर्स ऑन फ्री सरफेस इज 0। तो ये जो फ्री सरफेस है उस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। तो ये जो बॉल है वो मूव नहीं करेगी। अभी यहाँ पर है, एसिलेट ट्रक जब करेगा तब भी बॉल यहाँ पर ही रहेगी। फ्री सरफेस पर जो नेट फोर्स है वो 0 ही रहेगा, करेक्ट। तो अभी जहां पर बॉल थी, ट्रक भी एसिलेट करेगा तो बॉल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो जहां था वहीं रहेगी। बस जो सरफेस है वो टिल्ट यहाँ पर हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या करें, देखो उसके बाद में क्या करो आप, देखो मान लो कि ये जो बॉल है उसका मास m है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा ऑब्जर्वर, एसिलेटेड फ्रेम पर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी, तो है ना, ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी। और हमें पता है नॉन इनर्शियल फ्रेम पर सीडो फोर्स लगेगा। ट्रक इस डायरेक्शन में एसिलेट कर रहा है, सीडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो एम ए हो गया, है ना, एम ए। और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन डायरेक्शन हो गया एम सी। ठीक है, ये सही है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी हमें समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको रिजोल्व करूं, अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूं एम ए को इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और एम जी को रिजोल्व करता हूं यहाँ पर, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और ये क्या है, एम ए कॉस थीटा इधर, एम जी साइन थीटा हियर, करेक्ट। हमने एम ए को रिजोल्व किया इस डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस, तो एम ए कॉस थीटा आया, और एम जी को अलोंग द सरफेस रिजोल्व किया तो एम जी साइन थीटा आया। अब नेट फोर्स ऑन द फ्री सरफेस 0 है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। देखो बॉल हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, जो बॉल है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है यहाँ पर। अगर फोर्स लग रहा होता तो डेफिनेटली बॉल भी अपनी पोजीशन चेंज करती है, बट प्रैक्टिकली ऐसा देखते हैं ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पर एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब उसके बाद में एम से एम को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना था, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बाय जी, करेक्ट। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आएगा, हो जाएगा टेन इनवर्स a by g. This is the theta value. So what is the theta here? It is the tan inverse a by g. तो ये जो टिल्ट सरफेस है वो tan इनवर्स a by g के बराबर होगी, करेक्ट। अगर हमें एसिलेशन पता है ट्रक का कितना है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सरफेस है वो कितनी टिल्ट होगी, तो आप यहाँ पर tan इनवर्स a by g से पता कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ मच वाटर विल स्पिल आउट फ्रॉम द क्यूबिकल कंटेनर ऑफ द साइड 4 मीटर व्हेन इट इज एसिलेटेड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टली, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो ट्रक है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एसिलेट कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में क्यूबिकल कंटेनर है, जैसे मान लो ये क्यूबिकल कंटेनर है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, और करेक्ट ये क्यूबिकल कंटेनर हो गया। अब ये जो क्यूबिकल कंटेनर पूरा फिल्ड है वाटर से, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा फिल्ड है। अब आपने क्या करा, इस क्यूबिकल कंटेनर को ट्रक पर रख दिया और ट्रक को एसिलेट करवाया। अब जैसे ही आप एसिलेट करवाओगे वैसे ही जो सरफेस होगी, है ना, वो टिल्ट करेगी, टिल्ट करेगी तो यहां पर कुछ पानी स्पिल्ट आउट हो जाएगा,
तो अब इतना ही पानी बचेगा। ये आपको दिख रहा है, ये वही टिल्ट एंगल है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जो हमारा वाटर है वो कहाँ तक है ना, यहाँ तक है सिर्फ, और ये बाकी का खाली है हमारा, तो यहाँ तक वाटर है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, देखो अगर इसको हम 2D में देखें तो 2D में कैसा दिख रहा है, मैं 2D का भी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। ये बॉक्स हो गया हमारा, क्यूबिकल बॉक्स हो गया। अगर 2D में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा। बाकी का जो इतना पानी है वो स्पिल आउट हो गया है। हमें यही फाइंड आउट करना है कितना वाटर स्पिल आउट हो चुका है। तो ऐसे क्यूब में पहले पूरा भरा हुआ है, एसिलेट करवाएंगे तो ये सरफेस टिल्ट होगी, करेक्ट, और ये जो वाटर है वो स्पिल आउट हो जाएगा, और यही हमें फाइंड आउट करना है कितना वाटर यहाँ पर स्पिल आउट होगा। दिस इज द क्वेश्चन। और क्यूबिकल कंटेनर तो सभी साइड लेंथ सेम होगी। जो साइड लेंथ हमें गिवन है वो 4 मीटर है, तो ये कितनी होगी, 4 मीटर होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है हमको। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर होगा। बॉटम भी 4 मीटर होगी, है ना, और ये भी 4 मीटर होगी। ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब क्या करें, देखो मान लेते हैं ये जो एंगल है वो है थीटा एंगल। मान लो ये एंगल है थीटा एंगल यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और इससे बोल देता हूँ एक्स, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है, मैं इसे एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, बेस लेंथ तो मुझे पता है 4 मीटर, और इसे एक्स बोल देता हूँ। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे ये टिल्ट जो एंगल है वो मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, मैंने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी होता है। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। ठीक है, तो हमारे पास में ए भी है, जी भी है, ए तो 2 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू 2/10, मतलब 1/5, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी हम लोग ज्योमेट्री से फाइंड आउट करेंगे। ज्योमेट्री से फाइंड आउट करो तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर, इट इज द एक्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस, इट इज 4। सो ये सेकंड नंबर इक्वेशन होगी, 1 एंड 2। अब दोनों को इक्वेट करो, 1 एंड 2 को, टेन थीटा है दोनों, तो 1/5 इक्वल टू x/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, 4/5 मीटर। तो ये आपको पता चल रहा है ये आपका x है, और ये 4/5 मीटर है। अब इतना वाटर जो आपको दिख रहा है वो स्पिल आउट हुआ है यहाँ पर, है ना, तो ये आपको निकालना है। तो अगर आप सामने से देखोगे तो ये आपको एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह, बट ये एक क्यूब है, तो हमें ये पूरा फाइंड आउट करना है। हमें तो पूरा ये फाइंड आउट करना है। मैं इसको ग्रीन एरिया से, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ये हमें पूरा फाइंड आउट करना है, करेक्ट, ये पूरा हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो कैसे करेंगे, इस एरिया को फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, एरिया जो स्पिल आउट हुआ है वो होगा, वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबॉइड है ना तो वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2। पहले एरिया लिख देते हैं ट्राइंगल का, 1/2, है ना। इसको विड्थ, ये हाइट हो गया, और ये लेंथ हो गई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, h इंटू एल, करेक्ट, इंटू विड्थ। तो ये हो जाएगा एरिया, और विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो रहा है। तो 1/2, है ना, एक्स, और मैं सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पर ही। सो 1/2 एक्स की वैल्यू, मतलब एच एक्स है, और एक्स हमारा कितना है, 4/5। फिर एल एंड बी, लेंथ और विड्थ तो सेम है, 4 4। तो क्या मैं यहाँ पर 4² लिख दूं डायरेक्टली, बोलो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या होगा, ये 2 ये 4, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 32
डिवाइडेड बाय 5 मीटर क्यूब, इतना जो वॉल्यूम है वो स्पिल आउट होगा। आपको समझ में आया? इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 32 डिवाइडेड बाय 5 मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम स्पिल आउट यहाँ पर कर जाएगा हमारा। ऑल राइट एवरीवन, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार दोबारा से बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन का यूज करके मैंने ये फाइंड आउट किया कि जब ट्रक एसिलेट करेगा तो ये जो टिल्ट एंगल है वो कितना होगा। तो मैंने ए बाई जी का यूज करके 1/5 निकाला। फिर मैंने ज्योमेट्री का यूज किया, तो ज्योमेट्री से जब मैंने थीटा एंगल फाइंड आउट किया तो मुझे मिला x/4। दोनों को इक्वेट किया तो मुझे x पता चल गया कि ये जो x है वो कितना होगा। एक बार x पता चल गया तो फिर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ जो वाटर स्पिल आउट हुआ है। सामने से देखने पर ट्रायंगल दिख रहा है और विड्थ इसकी भी है, तो अगर मैं इस एरिया को ट्रायंगल के एरिया को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम मिल जाएगा। सो मैंने 1/2 h इंटू एल किया है ना, मतलब 1/2 x इंटू 4 किया तो मुझे एरिया मिल गया, और एक और बार 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम मिल गया। तो आंसर आ रहा है 32 डिवाइड बाय 5 मीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास में 3 कंटेनर, कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी। करेक्ट, तीनों कंटेनर का जो शेप एंड साइज है वो अलग अलग है। अगर इनको क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो जो कंटेनर सी है उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। करेक्ट, अगर हम वेट में कंपैरिजन करें तो वेट कंटेनर सी का ज़्यादा होगा, देन बी का, एंड देन हमारा ए का होगा वेट। करेक्ट, तो सबसे ज़्यादा सी का, देन बी का, देन ए का। अगर यहाँ पर वेट की बात की जाए तो फ्लूइड जो है सी कंटेनर में सबसे ज़्यादा, तो उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। फिर बी की बात की जाए तो उसमें है फ्लूइड, तो उसका वेट ज़्यादा होगा, एंड देन ए का होगा। बट अगर एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व की जाए हाइट के बारे में, हाइट तीनों कंटेनर में जो फ्लूइड की है वो सेम ही है। यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच होगी, एंड यहाँ पर भी एच होगी। ये तीनों कंटेनर में जो हाइट है फ्लूइड की वो एच एच है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर देखा जाए बॉटम पर ए, बी एंड सी कंटेनर के, तो इनके ऊपर से एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, P0 सभी के ऊपर। करेक्ट, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा एट द ए पॉइंट, एट द बॉटम ऑफ द ए कंटेनर, वो पी ए है, और उसे लिख सकता है P0 प्लस रो जी एच। लेट्स सपोज जो फ्लूइड फिल्ड है इसमें उसकी डेंसिटी रो है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ए कंटेनर इज व्हाट इज द P0 प्लस रो जी एच। अगर बी कंटेनर के बॉटम पर प्रेशर देखा जाए तो वो जा P0 प्लस रो जी एच, और जो सी कंटेनर है उसके बॉटम पर अगर प्रेशर देखा जाए तो वो होगा P0 प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर प्रेशर तीनों ही कंटेनर के जो बॉटम है वहां पर सेम देखने को मिलेगा आपको, और यही है हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो कंटेनर के शेप एंड साइज से इंडिपेंडेंट होता है। करेक्ट, इट्स ओनली डिपेंड ऑन हाइट ऑफ द फ्लूइड एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर डेंसिटी सेम है, हाइट सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा, बेशक शेप एंड साइज डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमें पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैरोमीटर के बारे में। इसका यूज क्या होता है? मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर की हेल्प से हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना होगा, एक हमें कंटेनर लेना होगा, उस कंटेनर में हम लोग मर्क्यूरी फिल्ड कर देंगे। करेक्ट, एक कंटेनर लेंगे और उसे मर्क्यूरी से फिल्ड करेंगे, एंड देन उसके बाद हमें एक रिक्वायरमेंट होगी एक ट्यूब की। एक हम लोग एम्प्टी ट्यूब लेंगे। करेक्ट, देन उसमें से एयर को इवैक्यूएट कर देंगे। करेक्ट, एयर अंदर नहीं होना चाहिए ट्यूब के। हमें क्या करना होगा, ये जो ट्यूब है उसे इन्वर्ट करके इसमें रखना है, और इसमें एयर प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही आप इन्वर्ट करके ट्यूब को इसके अंदर रखोगे तो ये जो आपका फ्लूइड दिख रहा है, करेक्ट, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लगेगा। तो इस फ्लूइड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से जो मर्क्यूरी है वो रेज करेगी इस ट्यूब के अंदर, और यहाँ पर हमारा क्या है, वैक्यूम है। करेक्ट, यहाँ पर वैक्यूम है तो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये जो आपको एम्प्टी एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एयर को बाहर निकाल दिया है। ऑलराइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड है इस ट्यूब के अंदर रेज कर रहा है।
अब हमें क्या करना होगा, इसमें हाइट मेजर करनी होगी। तो लेट सपोज ये हाइट है हमारी h, यहाँ पर जो फ्लूइड इसमें रेज किया है वो हाइट है h। ये आपको स्केल की हेल्प से मेजर कर लेना है, करेक्ट। ये हाइट कितनी है अगर आप मेजर करोगे, और इसमें मर्क्यूरी फील्ड है, मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी। एंड हाइट जो हमारी आएगी इस एक्सपेरिमेंट को जब आप परफॉर्म करोगे, तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर आएगी यहाँ पर, करेक्ट। हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, यहाँ पर हाइट 76 सेंटीमीटर आती है। अब अगर सेम लेवल पे बात की जाए, यहाँ पर और यहाँ पर एक पॉइंट लिया जाए सेम लेवल पे, तो जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम है हमारा पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2। तो जो प्रेशर होना चाहिए पॉइंट नंबर 1 पर और पॉइंट नंबर 2 पर सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एटीएम लिखेंगे। एंड इट इज इक्वल टू, यहाँ पर वैक्यूम है तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, करेक्ट। और फिर उसके बाद ये हाइट है h, तो इसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा एट द सेकंड पॉइंट, उसे हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी g इंटू हाइट, करेक्ट। तो इससे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। अब डेंसिटी तो मर्क्यूरी कितना है 13,600, एंड उसके बाद जी की वैल्यू हम लोग 9.8 ले सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हाइट है वो लेंगे 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें एटमॉस्फेरिक यहाँ पर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो बैरोमीटर की हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। अब इसमें अगर मान लो कि हम लोग मर्क्यूरी नहीं कोई दूसरा फ्लूइड लेना चाहते हैं, है ना, तो उसमें ये जो कॉलम है इसकी हाइट क्या होगी, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो लेट सपोज हमने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, है ना, हम लोग मर्क्यूरी को वाटर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हाइट कितना होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो लेट्स सी इट। अगर मैं वाटर से रिप्लेस कर रहा हूं उसको, मर्क्यूरी को, सो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जितना था उतना ही रहेगा, चाहे आप कोई भी फ्लूइड यहाँ पर फिल कर दो। यहाँ पर चेंज होगा तो क्या होगा, हाइट चेंज होगी, है ना। तो अब आप क्या लिखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर जी इंटू हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, करेक्ट। तो यहाँ से आप हाइट ऑफ द वाटर कॉलम फाइंड आउट कर सकते हो। एटमॉस्फेयर प्रेशर अभी भी इतना ही है, 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 9.8 एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर विच इज 10⁵। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर 10⁵ है, 10⁵5 है तो 10⁵2 हो जाएगा, करेक्ट। एंड उसके बाद में 1 पॉइंट आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, एंड इसको डिवाइड करने के बाद में आपको मिलेगा 1.013 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9.8 एंड ये आपको मिल जाएगा 10.3। तो अप्रोक्स वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 10.3 मिल जाएगी। सो अगर मैं मर्क्यूरी को वाटर से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे ये जो ट्यूब लेनी पड़ेगी उसकी लेंथ कम से कम 11 मीटर या 10 मीटर, 11 मीटर तो लेनी ही पड़ेगी हमें अप्रोक्स, क्योंकि हाइट जो फ्लूइड है वही 10.3 मीटर जा रहा है, तो इससे तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। सो 10.3 बहुत एक बड़ी यूनिट होगी यहाँ पर, क्योंकि अगर आप उसे इमेजिन करो तो 10 मीटर मतलब एक काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि हैवी फ्लूइड को फिल्ड किया जाए, ताकि जो लेंथ है कॉलम की वो हमें कम लेनी पड़े यहाँ पर। तो हम लोग मर्करी को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। सो हैवी फ्लूइड को यहाँ पर हम लोग प्रेफर करेंगे।